Okay, I think in the last lecture we were discussing about CBR test and plate load test. In this particular lecture, I think in pavement material we are left with aggregates. Okay, pavement materials. We have completed bitumen and we have completed test on subgrade. The only thing that is remaining is your aggregates. Okay, so let's start with aggregates. First of all, let's discuss what is the desirable properties you want to have in your aggregates that you are going to use for your pavement mix. ठीक है, तो पहली चीज होगी तुम्हारी desirable properties. ठीक है, the first desirable property in your aggregate that you want is it should have sufficient strength. ठीक है, शुरू में मैंने तुम्हें बताया था कि एक्चुअली क्या होता है कि एग्रीगेट्स ही होते हैं जो तुम्हारा पूरा लोड ले रहे होते हैं और उसको सबग्रेड पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं. बिटुमन का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो एग्रीगेट को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखता है. ठीक है, तो पहली चीज़ जो डिज़ायरेबल होनी चाहिए वो उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू रेजिस्ट क्रशिंग. ठीक है, टू रेजिस्ट क्रशिंग. टू रेजिस्ट क्रशिंग. ठीक है, एक चीज़ ये हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें देखनी चाहिए वो है हार्डनेस. ठीक है, हार्डनेस बेसिकली जो होता है तुम्हारा वो होता है रेजिस्टेंस टू एब्रेसिव एक्शन. ठीक है, रेजिस्टेंस टू एब्रेसिव एक्शन. ठीक है, अब एब्रेसिव एक्शन क्या होता है? मान लो ये तुम्हारी पेवमेंट है और उसके ऊपर कोई भी गाड़ी चलेगी तो ये टायर और इस पेवमेंट के बीच में बहुत सारा फ्रिक्शन होता है. ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एब्रेजन होता है और तुम्हारी बिटुमन यहाँ से स्क्रैप हो सकती है. इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में भी थोड़ी सी स्लिपिंग होती है. ठीक है, तो जब हमारी स्टोन टू स्टोन के बीच में, ठीक है, स्टोन स्टोन के बीच में जब रबिंग होती है या एब्रेजन होता है उसको हम लोग स्पेशली कहते हैं एट्रेशन. ठीक है, ये टर्म याद रख सकते हो, एट्रेशन. एट्रेशन का मतलब होता है जब स्टोन और स्टोन एक दूसरे से रगड़ाते हैं. ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं कि वहाँ पे एट्रेशन हो रहा है. और नॉर्मली जब आपका टायर और पेवमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग एब्रेसिव एक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ तुम ध्यान रख सकते हो. तो तुम्हारे जो एग्रीगेट्स हैं उनके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सफिशिएंट हार्डनेस होनी चाहिए कि वो इस एब्रेसिव एक्शन को रेजिस्ट कर सकें. तीसरी चीज़ जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए टफनेस. टफनेस टफनेस बेसिकली होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट. रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट. ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड भी तुम्हारे यहाँ पेमेंट पे आ सकता है. ठीक है, व्हीकल्स अगर कहीं से जंप करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास इम्पैक्ट लोडिंग के लिए भी तुम्हारी पेमेंट को सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ठीक है, चौथी चीज़ जो होती है वो होती है ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस टू वेदरिंग. ठीक है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के बाद जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है, एडहेशन टू बिटुमन. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि जो भी हम एग्रीगेट्स लें, ठीक है, जो भी हम एग्रीगेट्स लें उनका बिटुमन की तरफ एडहेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू वाटर. ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बारिश होगी और तुम्हारे एग्रीगेट्स पानी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे बिटुमन के कंपैरिजन में, तो तुम्हारी बिटुमन को स्क्रैप हो जाएगी और वो पानी के साथ अटैच हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हारी बिटुमन स्क्रैप हो सकती है. तो जब भी हम एग्रीगेट चूज़ करते हैं हम उसको इस तरीके से चूज़ करते हैं कि उनका एडहेशन बिटुमन की तरफ ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू वाटर. ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है तुम्हारा शेप ऑफ एग्रीगेट. शेप ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि शेप ऑफ एग्रीगेट डिसाइड करता है तुम्हारे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर तुम्हारा एग्रीगेट टू इलोंगेटेड है, ठीक है, या टू फ्लेकी है, ठीक है, अगर तुम्हारा एग्रीगेट बहुत ज़्यादा लंबा है या बहुत ज़्यादा पतला है तो उस केस में उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है, उस केस में उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है. अगर तुम्हारा एग्रीगेट राउंड है, ठीक है, अगर तुम्हारा एग्रीगेट परफेक्टली राउंड है तो इसमें क्या होता है? इस केस में इसकी वर्केबिलिटी बहुत अच्छी होती है. ठीक है, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें इंटरलॉकिंग नहीं होती, नो इंटरलॉकिंग. ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारी गाड़ी ऊपर से मूव करेंगी तो एग्रीगेट के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है, वो भी उस लोड को रेजिस्ट करने में हेल्प करती है. तो अगर तुम राउंड एग्रीगेट्स लेके चलोगे तो तुमको वर्केबिलिटी तो अच्छी मिल जाएगी पर तुम्हारी इंटरलॉकिंग वाला जो फोर्स है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा. ठीक है,
इसीलिए हमारे जो एग्रीगेट्स होने चाहिए वो इरेगुलर शेप के होने चाहिए, एलोंगेटेड नहीं होने चाहिए, फ्लेकी नहीं होने चाहिए, परफेक्टली राउंड भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम अपने एग्रीगेट को चूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्रीगेट की क्वालिटी चेक करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं एग्रीगेट के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा टेस्ट ऑन एग्रीगेट। ठीक है, टेस्ट हम कौन कौन से करते हैं एग्रीगेट पे। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट रादर, ठीक है, सबसे पहला टेस्ट जो हमारे पास है दैट इज़ योर क्रशिंग टेस्ट। ठीक है, क्रशिंग टेस्ट ऑब्वियसली क्या डिटरमाइन करना चाह रहा है, उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना चाह रहा है एग्रीगेट की। ठीक है, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना चाह रहा है एग्रीगेट की कि वो लोड को सह पाएगा कि नहीं। ठीक है, इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होता है, एक तुम्हारे पास इस टाइप का एक मोल्ड होता है, सिलेंड्रिकल मोल्ड। ठीक है, एक तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फिल कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें एग्रीगेट फिल कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारे एग्रीगेट फिल कर दिए हैं। ये एग्रीगेट इस तरीके से फिल किए जाते हैं कि इसको 3 लेयर में फिल किया जाता है, 25 टाइम्स टैंपिंग करते हुए ईच लेयर की। ठीक है, एक लेयर डालोगे, फिर 25 बार टैंपिंग करोगे, फिर दूसरी लेयर डालोगे, फिर 25 बार टैंपिंग करोगे, फिर तीसरी लेयर डालोगे, फिर 25 बार टैंपिंग करोगे। ठीक है, इस तरीके से इसको 3 लेयर में डाला जाता है और 25 बार टैंपिंग की जाती है हर लेयर की। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हम ये एग्रीगेट यूज़ कर रहे होते हैं, ये होते हैं जो 12.5 mm सीव से पास हो जाते हैं, 12.5 mm पास एंड 10 mm रिटेन। ठीक है, जब तुम सीव एनालिसिस तुमने शायद किया होगा, सीव एनालिसिस में जो हम एग्रीगेट चूज़ कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए, दे शुड पास बाय फ्रॉम 2.5 mm सीव एंड दे शुड बी रिटेन्ड ऑन 10 mm सीव। वो एग्रीगेट्स हम यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्लंजर होता है, सॉरी। ठीक है, वहाँ पर तुम्हारे पास एक प्लंजर होता है। ठीक है, प्लंजर कुछ नहीं होता, प्लंजर थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है नीडल का। ठीक है, प्लंजर एग्जैक्टली नीडल ही होता है, पर उसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नीडल। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लंजर होता है और प्लंजर पर हम लोडिंग लगा रहे होते हैं ऊपर से। जो लोडिंग हम लगाते हैं वो 4 टन पर मिनट के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, 4 टन पर मिनट के हिसाब से लगाते हैं, मैक्सिमम 40 टन। ठीक है, मैक्सिमम 40 टन हम लोडिंग लगाते हैं। कंप्रेसिव लोडिंग, ये जो लोडिंग होती है ये ग्रेजुअल होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ये लोडिंग जो होती है ग्रेजुअल होती है, सडनली इसको नहीं लगाया जाता वरना तुम्हारे इम्पैक्ट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रशिंग टेस्ट के लिए हमेशा हम ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा प्लंजर हो गया, ऊपर से हम कंप्रेसिव लोडिंग लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जब तुम इस टाइप से लोडिंग लगाओगे तो तुम्हारे कुछ ना कुछ एग्रीगेट क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट तुम्हारे क्रश हो जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, ठीक है, तो जब तुम 40 टन तक मैक्सिमम लोड इस पर लगा लोगे, उसके बाद तुम प्लंजर को हटाना। ठीक है, अब जो भी एग्रीगेट तुम्हारे पास हैं उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम 2.36 mm सीव से पास करवा दोगे। 2.36 mm, ये जो भी जितने भी एग्रीगेट यहाँ से आएंगे क्रशिंग टेस्ट के बाद, उसको तुम यहाँ से पास करवा दोगे। जो भी यहाँ पे पास हो जाएंगे उनका वेट मान लोगे W2। ठीक है, और जो इनिशियल वेट इन एग्रीगेट्स का होगा वो हो जाएगा W1। ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो हम एक क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हो जाती है तुम्हारी W2 अपॉन W1 इंटू 100। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरा एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, हाई स्ट्रेंथ, यही ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, यही यहाँ का पूरा समरी है। हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, सोचो। ठीक है, देखो, अगर तुम्हारा एग्रीगेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और अगर तुम उस पर कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा कुछ क्रश नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर वो क्रश नहीं होगा तो यहाँ पे जो बाहर आ रहा है W2 वो बहुत कम आएगा। ठीक है, और W2 अगर कम आएगा तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि तुम्हारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू भी कम आएगी। तो अगर तुम्हारे हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट हैं तो तुम्हारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा कह सकते हो, अगर तुम्हारे पास लो स्ट्रेंथ के एग्रीगेट हैं, ठीक है, लो स्ट्रेंथ के एग्रीगेट हैं तो तुम्हारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हाई होगी। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है,
यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा कुछ IRC रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं। IRC रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की, ठीक है। IRC रिकमेंड करता है कि तुम्हारी जो भी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 45%, ठीक है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर बेस कोर्स, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस कोर्स, ठीक है। 45% फॉर बेस कोर्स एंड 30% फॉर सरफेस कोर्स से ज़्यादा तुम्हारा क्रशिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से टेस्ट तुम समझ जाओगे, आसान सा टेस्ट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम ध्यान रखना। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा स्ट्रेंथ का एग्रीगेट, जबकि ऐसा नहीं है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना तुम्हारा एग्रीगेट बेकार है, ठीक है। ये बात तुम दिमाग में बैठा लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टेस्ट पे, ठीक है। सेकेंड टेस्ट जो हमारे पास है उसको हम लोग बोलते हैं एब्रेजन टेस्ट। एब्रेजन टेस्ट, ठीक है। एब्रेजन मैंने तुम्हें बताया था कि जब गाड़ी तुम्हारी रोड पर चलती है तो वो टायर और तुम्हारी पेमेंट में इंट्रैक्शन होता है, वहाँ पे रगड़ होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी बिटुमिन और एग्रीगेट के स्क्रैप होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा तुम्हारा एग्रीगेट और एग्रीगेट में आपस में भी क्रशिंग हो रही होती है, जिसको हम एट्रीशन बोल रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारे एग्रीगेट के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कि उस एब्रेसिव एक्शन को वो रेजिस्ट कर पाए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ टू रेजिस्ट एब्रेसिव एक्शन, ठीक है, एब्रेसिव एक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट, ठीक है। समझ गए मेरे ख्याल से। अब इसमें 3-4 टाइप के एब्रेजन टेस्ट होते हैं। तुम्हारे कोर्स में जो टेस्ट है उसको हम लोग कहते हैं लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। हम इससे निकालना क्या चाह रहे हैं, एब्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं हम एग्रीगेट्स की। ये टेस्ट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये टेस्ट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तुम्हारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक सिलेंडर होता है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप से कुछ तुम्हारे पास एक सिलेंडर होता है, ठीक है। और ये उसकी एक्सेस होती है और एक्स एक्सेस के अबाउट वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। जो डायमेंशंस होते हैं सिलेंडर के वो होते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी डायमेंशन याद करना, ठीक है। डायमेंशन पे बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रोटेट करता है नियरली 30 to 33 RPM के रेट से। टोटल जो ये रोटेट करता है वो नियरली 500 या 1000 RPM रोटेशंस टोटल कंप्लीट करता है, ठीक है। नियरली 10-15 मिनट के बराबर का टेस्ट होता है, ठीक है। हम करते क्या हैं, हम सेम एग्रीगेट लेते हैं थोड़े से, ठीक है। हम कुछ क्वांटिटी में एग्रीगेट्स लेते हैं। एग्रीगेट्स तुम्हारे हमेशा यहाँ पे वही होंगे, 12.5 mm से जो पास हो रहे होंगे और 10 mm सी पे जो रिटेन हो रहे होंगे, ठीक है। एग्रीगेट्स यहाँ पर भी हम वही लेते हैं, ठीक है। ये एग्रीगेट्स उठा के हम इस ड्रम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये चीज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तुम्हारे पास स्टील की बॉल्स होती हैं बहुत सारी, 10-11 बॉल्स हम लेते हैं ऐसी स्टील्स की, ठीक है। स्टील की बॉल्स होती हैं, ठीक है। नियरली 390 टू 445 ग्राम की एक बॉल होती है। डायमीटर होता है नियरली 4.8 सेंटीमीटर। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टील बॉल्स होती हैं, इन स्टील बॉल्स को भी हम ड्रम में डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ड्रम रोटेट करता है। जब ये ड्रम रोटेट करता है तो तुम्हारा एग्रीगेट और इन स्टील बॉल्स में कोलिजन्स होते हैं, ठीक है। उस कोलिजन में क्या होता है कि तुम्हारे एग्रीगेट्स थोड़े से ब्रेक हो जाएंगे। अगर स्ट्रांग होंगे तो ब्रेक नहीं होंगे और अगर वीक होंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान रखो, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। ये डायमेंशन कुछ भी नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन यहाँ से पता है क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये नंबर ऑफ बॉल्स हम कैसे चूज करते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स कैसे चूज करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे स्टील बॉल्स डालोगे, कुछ 10-11 स्टील बॉल्स डालते हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ स्टील बॉल्स हम कैसे डिसाइड करते हैं ये तुमसे पूछा जाता है, एक चीज़। दूसरा तुमसे पूछा जाता है कि हम 500 रोटेशन दें या 1000 रोटेशन दें टोटल, ये तुमसे पूछा जाता है,
ठीक है, तो हम 500 रोटेशन दें और 1000 रोटेशन दें टोटल, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये दो चीज़ें हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो तुम ध्यान रखना ये दो चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहना। नंबर ऑफ स्टील बॉल्स और कितने रोटेशन हमको देने हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है कि तुम्हारी एग्रीगेट की ग्रेडिंग कौन सी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जब ये टेस्ट कंप्लीट होगा तो तुम्हारे एग्रीगेट कुछ क्रश हो चुके होंगे। ठीक है, मान लो इनिशियल वेट मैंने एग्रीगेट का W1 ले रखा था इनिशियल, इसको मैंने बाहर निकालूंगा और फिर मैं क्या करूँगा 1.7 mm की सीव लूँगा। ठीक है, और इधर से मैं वो W1 वेट को पास करा दूंगा, कुछ W2 वेट पास हो जाएगा, बाकी रिटेन हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो जो W2 अपॉन W1 जो हम कहते हैं, ठीक है, परसेंटेज में कह रहे हो तो इंटू 100 भी, इसको हम कहते हैं लॉस एंजलिस एवरेजन वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉस एंजलिस एवरेजन वैल्यू। ठीक है, समझ गए क्या किया हमने? हमने पहले क्या किया, एग्रीगेट लिए, इस ड्रम में डाले स्टील बॉल्स के साथ, उसको 15 मिनट तक हमने रोटेट करा। ठीक है, अब टूट फूट गए होंगे तुम्हारे एग्रीगेट अंदर, उन एग्रीगेट्स को हमने निकाला। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है तुम्हारी, उसको 1.7 mm सीव के साथ पास करा लिया, जो पास हो गया उसको W2 बोल दिया और इनिशियल वाला W1 था तुम्हारा। ठीक है, W2/W1 इंटू 100 हमारा हो गया लॉस एंजलिस एवरेशन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर तुम्हारी हाई एब्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, अगर तुम्हारी एब्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगी एग्रीगेट के, तो तुम्हारी लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू कितनी होगी, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू विल बी लो। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारी लो एब्रेसिव स्ट्रेंथ वाले एग्रीगेट होंगे तो तुम्हारी लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाई। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ बॉल्स और 5000 या 1000 रोटेशन जितने भी हमें देने हैं वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग क्या है। ठीक है, ये बात भी तुम ध्यान रखना। ठीक है, IRC रिकमेंडेड कुछ वैल्यू है इसकी। ठीक है, IRC रिकमेंड करता है कि लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू, ओके, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। 30% से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट पे हम चलते हैं। थर्ड टेस्ट जो है हमारा एग्रीगेट का, इट इज़ कॉल्ड एज योर इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट हमने कहा था, या जिसको हम कहते हैं कि ये क्या बताता है, एग्रीगेट की टफनेस। हमेशा ध्यान रखना, टफनेस जो होती है वो यहाँ बात कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी अगर तुम बात करोगे, टफनेस हमेशा इम्पैक्ट लोड से रिलेटेड होती है। ठीक है, टफनेस का मतलब ही यही होता है, कोई मटेरियल अगर टफ है मतलब वो इम्पैक्ट लोड अच्छे से झेल सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट लोड तुम्हारा अच्छे से झेल सकता है। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है तुम्हारा जो पहला टेस्ट हमने किया था क्रशिंग टेस्ट, बिल्कुल वैसा ही है, बस जो लोडिंग होगी यहाँ पे वो तुम्हारी इम्पैक्ट लोडिंग होगी। इम्पैक्ट लोडिंग कैसे होगी, तुम क्या करोगे, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड लोगे, सिलेंड्रिकल मोल्ड लोगे, ठीक है, उसमें फिर से एग्रीगेट फिल कर दोगे। कैसे फिल करोगे, वही 3 लेयर में। ठीक है, पहली लेयर डालोगे 25 ब्लो टैंपिंग करोगे, दूसरी लेयर डालोगे 25 ब्लो करोगे, तीसरी लेयर डालोगे 25 ब्लो करोगे। ठीक है, मतलब 3 लेयर्स पे हम डालेंगे 25 ब्लोज ईच। और ये जो एग्रीगेट्स होंगे ये भी वैसे ही होंगे, 12.5 mm सीव से पास हो रहे होंगे और 10 mm पे रिटेन हो रहे होंगे। ठीक है, ये तुम्हारा ग्रेडेशन होगा सीव का, सॉरी एग्रीगेट्स का। ठीक है, अब हम इस पर लोडिंग लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस पर लोडिंग लगाएंगे। चूंकि ये इम्पैक्ट टेस्ट है, इम्पैक्ट कौन प्रोड्यूस कर सकता है, जब हम यहाँ से कोई बड़ा सा वेट इसके ऊपर गिरा दें ऊपर से। ठीक है ना, इम्पैक्ट तो भाई ऐसे ही होता है ना, इम्पैक्ट लोडिंग सडनली ऊपर से गिर के आएगी इम्पैक्ट लोडिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, 13.13 या 14 किलो का ये वेट होता है। ठीक है, इसको हम 38 सेंटीमीटर हाइट से गिरा देते हैं, 25 ब्लोज देते हैं टोटल, सॉरी 15 ब्लोज देते हैं टोटल। ठीक है, 15 बार हम इसको गिराते हैं। अब तुम बार बार गिराओगे तो क्या होगा, एग्रीगेट तुम्हारे थोड़े टूट फूट जाएंगे। ठीक है, मान लो इसका इनिशियल वेट W1 था। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, एक बार तुमने 15 बार उसको गिरा दिया ऊपर से वेट को, फिर तुम ये सारे एग्रीगेट्स निकालोगे। ठीक है,
एग्रीगेट्स निकालने के बाद क्या करोगे, उसको 2.36 mm सीव के साथ पास कर लोगे, ठीक है। ये जो भी W1 वेट था इसको पास कर लोगे, जो यहाँ से पास होगा उसको W2 बोल लोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारी इम्पैक्ट वैल्यू आ जाएगी, इम्पैक्ट वैल्यू जो आ जाएगी एग्रीगेट की, वो हो जाएगी W2/W1 इंटू 100। सब में सेम ही है ऑलमोस्ट, W2/W1 इंटू 100, ये तुम्हारी इम्पैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर से तुम कह सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे अच्छे स्ट्रेंथ, अच्छी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस का एग्रीगेट है तो तुम्हारी इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और इम्पैक्ट वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है इसका मतलब तुम्हारा एग्रीगेट्स ख़राब है, ठीक है, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम है या टफनेस कम है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, अगर हाई टफनेस वाला एग्रीगेट है तुम्हारे पास तो तुम्हारी जो इम्पैक्ट वैल्यू होगी वो लो होगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास लो टफनेस वाला एग्रीगेट है तो तुम्हारी इम्पैक्ट वैल्यू हाई, ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू हाई होगी। ये दो चीज़ें तुम ध्यान रखना, ठीक है। रिकमेंडेड वैल्यूज़ जो IRCs की वैल्यूज़ रिकमेंड करता है वो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्मली इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, ठीक है। 35% फॉर बिटुमिनस मैकेडम, ठीक है, बिटुमिनस मैकेडम, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40% फॉर वाटर बाउंड मैकेडम, WBM, ठीक है। अलग अलग टाइप की तुम्हारी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। बिटुमिनस मैकेडम के लिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35%, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%, ठीक है। नॉर्मली इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ठीक है। एक बार तुम्हारा इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट हो गया तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट पे अपने चलते हैं। इट इज़ कॉल्ड योर साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। पहले ही समझो कि साउंडनेस टेस्ट कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहा है एग्रीगेट की, तो ये चेक करता है तुम्हारा रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा सीजनल वेरिएशन है, जो भी तुम्हारा टेम्परेचर वेरिएशन है, ठीक है, ये सारा वेरिएशन तुम्हारा एग्रीगेट कितना अच्छे से रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज कितने अच्छे से रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। सडनली वेटिंग एंड ड्राइंग को कैसे रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होता है। अगर हम नेचुरल साइकिल से जाएंगे तो हमको 12 महीने तक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 12 महीने लगेंगे हमको सारे सीज़न देखने के लिए, सारे टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड सीजनल साइकिल क्रिएट करते हैं लैब में, ठीक है। एक्सेलरेटेड वेदरिंग साइकिल, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 12 महीने तक टेस्ट करते रहें, क्योंकि 12 महीने लगेंगे हमको सारे सीज़न देखने के लिए और सारे टेम्परेचर देखने के लिए। तो हम लैब में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि उसी साइकिल को हम कम टाइम में क्रिएट कर सकें, ठीक है, उसी साइकिल को हम कम टाइम में क्रिएट कर सकें, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी एक्सेलरेटेड साइकिल प्रोड्यूस करते हैं। अब हम टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे एग्रीगेट्स हो गए, और यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। या तो तुम क्या कर सकते हो, सोडियम Na2SO4, ठीक है, या तो सोडियम सल्फेट यूज़ कर सकते हो या मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सोल्यूशन तुम यूज़ कर सकते हो। सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन होता है, उसमें हम एग्रीगेट को डुबा के रखते हैं नियरली 16 to 18 आवर्स, ठीक है। 16 to 18 आवर्स तक हम एग्रीगेट्स को सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं। उसके बाद हम इनको निकाल के ओवन ड्राई कर देते हैं। ओवन ड्राई हम कर लेते हैं नियरली 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 105 to 110 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको ओवन ड्राई कर लेते हैं। ये जो होती है हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाती है हमारी वन साइकिल, ठीक है। ऐसा हम 10 बार रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट 10 साइकिल्स, ठीक है, 10 साइकिल्स हम रिपीट करते हैं और उसके बाद हम लॉस इन वेट मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, लॉस इन वेट हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से पूछी जाती है, ध्यान देना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉस इन वेट जो होगा, ठीक है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये IRC रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं, 12%, ठीक है, 12%, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18%। अगर तुम सोडियम सल्फेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो 12% से अधिक लॉस नहीं होना चाहिए, और अगर तुम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर रहे हो तो 18% से अधिक लॉस नहीं होना चाहिए। ये बहुत बार गेट में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना ये वैल्यूज़ को, ठीक है।
सीधा सीधा आंसर है इसका 12% ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर सोडियम सल्फेट और 18% ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। इसको ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया साउंडनेस टेस्ट। नेक्स्ट शायद 5th टेस्ट है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं शेप टेस्ट। ठीक है, शेप टेस्ट। ठीक है, शेप टेस्ट में हमको 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं बेसिकली। पहले हम चेक करते हैं फ्लेकीनेस, मतलब कितना पतला है। ठीक है, इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब कितना लंबा है, और एंगुलरिटी नंबर। ठीक है, एंगुलरिटी नंबर, ये 3 चीज़ें हमको चेक करनी होती हैं। फ्लेकीनेस, पहले हम फ्लेकीनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्लेकीनेस इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, फ्लेकीनेस, ठीक है, मान लो मैंने एक एग्रीगेट लिया। ठीक है, मान लो मैंने एक एग्रीगेट लिया, वो इस रेंज में आता है, 16 to 20 mm की रेंज में आता है, ऐसा मैंने एक एग्रीगेट लिया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे क्लासीफाई करूं कि ये मेरा एग्रीगेट फ्लेकी है कि नहीं है। ठीक है, मैं कैसे पता करूं? मेरा एग्रीगेट जो है उसका साइज 16 to 20 mm के बीच में आता है, मैं कैसे पता करूं कि ये एग्रीगेट फ्लेकी है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, तुमने शायद लैब में कभी किया भी होगा एक्सपेरिमेंट। उसके पास, तुम्हारे पास ऐसा एक वो होता है, टेबल टाइप का होता है या स्केल टाइप की होती है तुम्हारे पास। स्केल में ऐसे ना स्लॉट्स होते हैं बड़े बड़े से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उन स्लॉट से तुम इन एग्रीगेट्स को निकाल के देखते हो। ठीक है, उन स्लॉट से इन एग्रीगेट को निकाल के देखते हो। तो फ्लेकी कहने का जो मतलब है, फ्लेकी कहने का ये मतलब होता है कि योर शॉर्टर डायमेंशन या लीस्ट डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन, ठीक है, इज लेस देन 0.6 टाइम्स, ठीक है, मीन डायमेंशन। ठीक है, 0.6 टाइम मीन डायमेंशन से अगर तुम्हारी सबसे छोटी डायमेंशन कम है तो हम उसको फ्लेकी बोल देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है फ्लेकी के साथ? स्ट्रेंथ कम रहती है बेसिकली इनकी। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये वाला केस दे रखा है। ठीक है, मेरे पास एक एग्रीगेट है, ध्यान से सुनना, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, मेरे पास एक एग्रीगेट है जो इस रेंज में लाई करता है, 16 mm to 20 mm रेंज में। ठीक है, ठीक है, इसकी लीस्ट डायमेंशन कितनी हो इसको फ्लेकी कहने के लिए, ये अगर मैं तुमसे पूछता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा इसको हम फ्लेकी बोलेंगे अगर इसकी लीस्ट डायमेंशन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन से इसकी कम होगी। ठीक है, तो 0.6 टाइम मीन डायमेंशन कैसे निकालूंगा? 16 + 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 16 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.6 इंटू 18 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना, 0.6 इंटू 18 यानी 10.8। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इसकी एक भी डायमेंशन या लीस्ट डायमेंशन 10.8 mm से कम निकलेगी तो हम इसको फ्लेकी बोलेंगे। समझ गए? ठीक है, सेकेंड चीज जो है तुम्हारे पास वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन, ठीक है, अगर हम पार्टिकल, किसी पार्टिकल हमें दे रखा है इस टाइप का एग्रीगेट का, मान लो ये किसी रेंज में लाई करता है 60 to 20 mm, मैं कब इसको इलोंगेटेड पार्टिकल बोल सकता हूँ? ठीक है, मैं इसको इलोंगेटेड पार्टिकल बोलूँगा जब इसकी लार्जेस्ट डायमेंशन, ठीक है, लार्जेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लो इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, इसका मीन डायमेंशन कितना हो जाएगा? 16 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 18। ठीक है, 1.8 इंटू 18 आ जाएगा 32.4 mm। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इसकी सबसे लंबी डायमेंशन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन से अधिक होगी तो हम इसको इलोंगेटेड बोलेंगे। ठीक है, सम अप कर देता हूँ मैं फ्लेकीनेस और इलोंगेशन को। फ्लेकीनेस में हमने कहा कि फ्लेकीनेस हम तब बोलेंगे जब लीस्ट डायमेंशन, ठीक है, लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, और इलोंगेटेड हमने तब कहा, इलोंगेटेड हमने तब कहा जब लार्जेस्ट डायमेंशन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी लेके दिखा दिया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ तुमको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि फ्लेकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट दोनों, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है, इज एप्लीकेबल
ओनली फॉर साइज ग्रेटर देन 6.3 mm। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत छोटा सा कोई कंकड़ उठा लिया और उसका तुम इलोंगेशन और फ्लेकीनेस चेक कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। आप सिर्फ उनका फ्लेकीनेस और इलोंगेशन चेक कर सकते हो जिनका साइज 6.3 mm से अधिक है, ठीक है। 6.3 mm ध्यान रखना, 6.3 mm से अधिक साइज वालों के लिए ही सिर्फ फ्लेकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। IRC रिकमेंडेड वैल्यू भी देख सकते हो, ठीक है। फ्लेकीनेस के लिए IRC कहता है कि, ठीक है, फ्लेकी पार्टिकल्स शुड नॉट बी मोर देन 15%, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। फ्लेकी पार्टिकल्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। इलोंगेशन के लिए IRC बोलता है, सेम चीज़ बोलता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%, ठीक है। दोनों के लिए ध्यान रख सकते हो। कभी कभी इस वैल्यू को 25% भी लिखा जाता है कहीं कहीं जगह पे, ठीक है, पर 15% में तुम सेफ रहोगे, ठीक है। दोनों इलोंगेशन और फ्लेकी पार्टिकल्स 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है अगर मेरे पास 100 ग्राम एग्रीगेट हैं तो 15 ग्राम से अधिक एग्रीगेट्स फ्लेकी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये मतलब है कहने का, ठीक है। लास्ट जो है तुम्हारे पास, इट इज़ कॉल्ड एज योर एंगुलरिटी नंबर, ठीक है। लास्ट जो शेप टेस्ट है तुम्हारे पास, दैट इज योर एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी नंबर ये बताता है कि कितना तुम्हारा एग्रीगेट के पास इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, कितना तुम्हारे एग्रीगेट के पास इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। सीधा सीधा तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है एंगुलरिटी नंबर का, ये होता है 67 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, 67 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये 67 की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, 67 की क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, अगर तुम एक कंटेनर लो और उस कंटेनर को पूरी तरह कंपैक्ट करके तुम परफेक्टली राउंड एग्रीगेट से भर दो, ठीक है, परफेक्टली राउंड एग्रीगेट से तुम अगर भर दोगे तो तुम्हारे पास जो एयर वाइड्स आएंगे, ठीक है, इस तरीके से तुम अगर पूरा कंटेनर भर दोगे तो जो एयर वाइड्स आएंगे वो ऑल टाइम मिनिमम आते हैं 33%। 33% से कम एयर वाइड्स तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम एयर वाइड्स आते हैं जब तुम राउंड एग्रीगेट्स को फुल्ली कंपैक्ट करके कंटेनर में डाल देते हो, तब जो एयर वाइड्स आते हैं दैट इज 30%, 33%, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पार्टिकल्स राउंड नहीं है तो तुम्हारे जो एयर वाइड्स आएंगे वो 33% से कुछ ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो अगर 33% तुम्हारे एयर वाइड्स हैं इस केस में, तो इसमें सॉलिड की वॉल्यूम कितनी है, 67%, ठीक है। तो ये 67% जो होता है ये सिग्निफाई कर रहा होता है कि तुम्हारे जब राउंड एग्रीगेट्स तुम लोगे तो मैक्सिमम सॉलिड वॉल्यूम जो आएगी वो 67% आएगी, ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड वॉल्यूम जो आएगी वो 60% आएगी। एंगुलरिटी नंबर की एक डेफिनेशन और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एयर वॉइड्स इन एक्सेस ऑफ 33%। एक डेफिनेशन ये भी होती है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आती है, ठीक है, एयर वॉइड्स इन एक्सेस ऑफ 33%, यानी कि 33% से कितने ज़्यादा एयर वॉइड्स तुम्हारे पास हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलरिटी नंबर, ठीक है, इसको तुम कह सकते हो एंगुलरिटी नंबर। फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, एंगुलरिटी नंबर का फॉर्मूला होता है 67 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरली तुमको नहीं दिया जाएगा, तुम उसको मास बाय डेंसिटी से निकाल सकते हो, ठीक है, मास बाय डेंसिटी से तुम उसको निकाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जो एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू होती है इट लाइज बिटवीन 0 to 11, 0 से 11 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जीरो कब होगी, जीरो कब होगी, जब तुम परफेक्टली राउंड एग्रीगेट ले लोगे, ठीक है ना। जीरो कब होगी, जब परफेक्टली राउंड एग्रीगेट ले लोगे, तब तुम्हारा एग्जैक्टली 30% आ जाएंगे वॉइड्स, ठीक है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे यहाँ पर, ये तुम्हें परसेंटेज में पुट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से तुमको देना पड़ेगा वो देखो, एक तुम्हें सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है, सिलेंडर दिया जाएगा, सिलेंडर के अंदर तुम्हारे एग्रीगेट्स भरे होंगे, ठीक है, एग्रीगेट्स का मास तुम्हें पता होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें पता होगी, ठीक है। अगर तुम्हें मास पता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, ठीक है, तो इतनी तुम्हारी वॉल्यूम हो जाएगी सॉलिड्स की, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो तुम्हें कंटेनर या सिलेंडर की वॉल्यूम दी हुई होगी, VC कह लेते हैं, इनटू 100, तो क्या ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है।
ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और तुम्हारा एंगुलरिटी नंबर निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एंगुलरिटी नंबर निकाल सकते हैं। लास्ट जो तुम्हारे पास टेस्ट होता है, आई थिंक 7th टेस्ट जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं बिटुमेन एडेशन टेस्ट। ठीक है, बिटुमेन एडेशन टेस्ट, इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है तुमको, बहुत सारे टेस्ट होते हैं पर तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना पता करना है कि तुम्हारा एग्रीगेट हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब होता है कि इसका अट्रैक्शन पानी से बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे एग्रीगेट्स हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे जो वाटर लविंग है। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारा एग्रीगेट्स का अट्रैक्शन बिटुमिन की तरफ ज़्यादा हो और पानी की तरफ कम हो। अगर पानी की तरफ ज़्यादा होगा तो वो बिटुमिन को स्ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बिटुमिन अपने एग्रीगेट्स को पिक करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बिटुमिन एडिशन चेक करने के लिए। पहला होता है स्टैटिक इमर्जन टेस्ट। स्टैटिक इमर्जन टेस्ट, स्टैटिक के अलावा तुम्हारे पास डायनेमिक इमर्जन टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास केमिकल इमर्जन टेस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, तुम्हें और इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, एक होता है इमर्जन मैकेनिकल टेस्ट। ठीक है, इमर्जन मैकेनिकल टेस्ट होता है। उसके अलावा इमर्जन ट्रैफिकिंग टेस्ट होता है, कोटिंग टेस्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक तुम ध्यान में रख सकते हो, स्टैटिक इमर्जन टेस्ट। स्टैटिक इमर्जन टेस्ट में हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम पानी भरते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी होता है तुम्हारा। हम क्या करते हैं, बिटुमिन कोटेड एग्रीगेट, बिटुमिन कोटेड एग्रीगेट को इसमें डाल देते हैं 24 घंटे के लिए। ठीक है, अब 24 घंटे में क्या होता है, पानी में रहने की वजह से तुम्हारी थोड़ी सी बिटुमिन इसमें से निकल जाती है। ठीक है, बिटुमिन निकलने के बाद हम क्या करते हैं, उसका वेट कर लेते हैं। मान लो W2 वेट आ गया और इनिशियल वेट W1 है। ठीक है, तो जो तुम्हारी स्ट्रिपिंग वैल्यू हो जाती है वो हो जाएगी तुम्हारी W2 अपॉन W1 इंटू 100। ठीक है, IRC कहता है कि तुम्हारी स्ट्रिपिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%, यानी किसी भी हालत में 25% से अधिक बिटुमिन जो इस पर कोट हुई है वो स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए इस टेस्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इमर्जन टेस्ट। खाली एक ही टेस्ट तुमको पढ़ना है, बाकी के नाम ध्यान रखो। ठीक है, बाकी के सिर्फ नाम ध्यान रखो। तो ये सारे टेस्ट हैं तुम्हारे एग्रीगेट्स पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस पे तुमको ध्यान नहीं देना है, बस तुम फाइनल वैल्यू पे ध्यान दो। ठीक है, उतना ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उतना ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ डिज़ाइन ऑफ पेमेंट्स।